Good afternoon, class. Now, this is lecture for energy conservation. This is a lecture on energy conservation, and we will start from where we have left in the last lecture. In this lecture, we will discuss about the concept of stoichiometric air and excess air for combustion. As you can see in the slide, in this lecture, we will discuss about stoichiometric air, concept of stoichiometric air. देखिए इसके अंदर उसने बताया है कि अगर हम ईंधन का, फ्यूल का कंबशन करते हैं, उसका ज्वलन करते हैं, उसको जलाते हैं, तो एयर की अलग अलग मात्रा के हिसाब से अलग अलग हमें क्या है, उसका आउटपुट या प्रोडक्ट मिलता है। ये बात उसने बताई है। अगर फ्यूल अनबर्न रह जाएगा या नहीं जल पाएगा, पूरी तरीके से नहीं जलेगा, तो उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स या बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं स्लाइड क्या कहती है। लेट अस स्टार्ट। टू मच और टू लिटिल। वो कह रहा है टू मच और टू लिटिल, बहुत ज्यादा या बहुत कम। अगर क्या है, एयर, वहां पे बताया विद द टू मच और टू लिटिल एयर विद द अवेलेबल कंबशन एयर में पोटेंशियली रिजल्ट इन अनबर्न फ्यूल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेशन। देखिए वो पहली लाइन में ही कह रहा है, आपसे बता रहा है वो आपको कि अगर कैसा है। वो कह रहा है कि आपने बहुत ज्यादा या बहुत कम, बहुत ज्यादा या बहुत कम वायु का इस्तेमाल किया, या वायु बहुत अधिक या बहुत थोड़ा ईंधन का दहन हुआ वायु के साथ, फ्यूल का, ये लिखा है टू मच और टू लिटिल फ्यूल विद द अवेलेबल कंबशन एयर, जो वायु उपलब्ध है दहन के लिए, उसके साथ उसका परिणाम क्या होगा, अधजला ईंधन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है। एयर में पोटेंशियली रिजल्ट इन अनबर्न फ्यूल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगा, वो जो ईंधन है, वो जो फ्यूल है, या तो वो क्या है, अधजला रह जाएगा, अनबर्न रहेगा, और उसका प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट क्या होगा, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड का जनरेशन होगा। लेकिन नीचे फिगर में उसने दिखाया भी, आप देख सकते हैं क्या है। जैसे यहाँ पे फ्यूल है, हाइड्रोकार्बन्स का फ्यूल उसने दिया, पास किया, उसके साथ एयर है, जिस एयर में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। अगर उसका परफेक्ट कंबशन हो रहा है, आप फिगर से समझिए, अगर उसका परफेक्ट कंबशन हो रहा है, वो ठीक तरीके से बिल्कुल जल रही है, तो वहां पे आपको हीट मिलेगी। और हीट के साथ उसने बताया क्या है, हीट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर मिलेगा आपको। ठीक है, ये उसने बताया, ये उसके प्रोडक्ट्स होंगे। ऐसे ही अगर आप फ्यूल्स, हाइड्रोकार्बन्स को एयर के साथ क्या है, गुड कंबशन हो रहा है, मतलब क्या है, सफिशिएंट एयर अवेलेबल है। यहाँ पे क्या है, प्लेंटी ऑफ एयर अवेलेबल है, यहाँ पे सफिशिएंट एयर अवेलेबल है। तो क्या है, ऑक्सीजन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी और हाइड्रोजन मिले, वाटर मिलेगा, और हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है। तो क्या है, कहने का मतलब क्या है, इन दोनों में, इन दोनों प्रोडक्ट्स में, चाहे वो परफेक्ट कंबशन हो या गुड कंबशन हो, दोनों में क्या है, कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। लेकिन जबकि इनकम्प्लीट कंबशन में, या इनकम्प्लीट कंबशन मतलब जो अगर फ्यूल आपका अनबर्न्ड है, पूरा नहीं जल रहा है और पूरी एयर उसको नहीं मिल रही है जलने के लिए, तो वो एक पॉइजनस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, जनरेट करेगा और बनाएगा, और क्या, स्मोक निकलेगा उससे, हीट उतनी नहीं, धुआं ज्यादा निकलेगा, स्मोक मिलेगा। ये बात उसने इस फिगर में आपको बतानी, समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें लिखा क्या है स्लाइड में। ये देखिए लिखा है, अ वेरी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर परफेक्ट कंबशन। वो कह रहा है कि सही दहन के लिए, सही दहन के लिए एक निश्चित ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता होती है, तथा पूरे दहन के लिए कुछ अधिक वायु की मात्रा की आवश्यकता होती है। ये लिखा है, a very specific amount of oxygen needed for perfect combustion and some additional air is required for ensuring complete combustion। अगर आप पूरा combustion चाहते हैं तो उससे कुछ अधिक ऑक्सीजन या वायु की मात्रा की जरूरत पड़ती है। However, too much excess air will result in हीट एंड एफिशिएंसी लॉस। हालांकि वो कह रहा है कि अगर बहुत ज्यादा हवा होगी, बहुत ज्यादा वायु होगी, तो हालांकि बहुत अधिक वायु की मात्रा से ऊष्मा तथा दहन हानि होती है। मतलब ऊष्मा, हीट की, और दहन में क्या है, हानि होती है।
हानि की दक्षता में, उसकी एफिशिएंसी में क्या है, उसकी एफिशिएंसी में क्या है, हानि होती है, उसमें कमी होती है। ये बात उसने बताई। ये एयर का स्टियोमेट्रिक कंसेप्ट है। अब आगे देखते हैं, वो कह रहा है नॉट ऑल ऑफ द हीट इन द फ्यूल, उस ईंधन के अंदर जो सारी हीट है वो क्या है, कन्वर्ट नहीं होती। ये बताएगा ईंधन में सारी ऊष्मा जो है, जो सारी हीट है, सारी ऊष्मा है उस ईंधन के अंदर, उस फ्यूल के अंदर आर कन्वर्टेड टू हीट एंड एब्जॉर्ब बाय द स्टीम जनरेशन इक्विपमेंट। ईंधन में सारी ऊष्मा उस हीट में ट्रांसफर नहीं होती, ऊष्मा में नहीं बदलती, तथा कुछ भाप उत्पन्न करने वाले उपयंत्रों द्वारा सोख ली जाती है। एंड सम ऑफ द कन्वर्टेड टू हीट एंड एब्जॉर्ब बाय द हीट जनरेशन इक्विपमेंट, और कुछ क्या है, वो हीट जो है वो जो स्टीम जनरेशन इक्विपमेंट है उनके द्वारा वो क्या है, हीट एब्जॉर्ब कर ली जाती है या सोख ली जाती है। तो इसलिए उसने बताया यूजुअली ऑल ऑफ द हाइड्रोजन इन द फ्यूल इज बर्न्ड एंड मोस्ट बॉयलर फ्यूल्स अलाउेबल टुडेज एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स। वो कह रहा है कि ज्यादातर ईंधन में उपलब्ध हाइड्रोजन जो होती है वो तो क्या है, हर जगह जल जाती है या बर्न हो जाती है। लिखा हुआ है यूजुअली ऑल ऑफ द हाइड्रोजन इन द फ्यूल इज बर्न, सारी हाइड्रोजन क्या है, वो क्या है, जल जाती है। जब तथा मुख्य बॉयलर ईंधन आजकल वायु प्रदूषण मानक जिसमें थोड़ा या शून्य सल्फर होती है। ये देखिए लिखा हुआ है। और क्या होता है, अलाउेबल, और इससे क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो आजकल का स्टैंडर्ड है पॉल्यूशन का उसके अंदर या तो बिल्कुल नहीं होती, थोड़ी होती है, या बिल्कुल सल्फर नहीं होती। तो वो कह रहा है जो आजकल ईंधन आ रहे हैं, जो आजकल ईंधन का हम प्रयोग कर रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से या तो उनके अंदर सल्फर बहुत कम होती है या बिल्कुल सल्फर नहीं होती। तो इसलिए उसने क्या कहा, हमारा प्रमुख चैलेंज क्या है, हमारा प्रमुख चुनौती क्या है। सो द मेन चैलेंज इन कंबशन एफिशिएंसी इज डायरेक्टेड टुवर्ड अनबर्न्ड कार्बन। हमें उस कार्बन को देखना है जो मैंने आपको बताया था, जो कार्बन क्या है, रह जा रहा है, जो कार्बन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना चाहिए, वो क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, तो ये वो बता रहा है। सो द मेन चैलेंज इन कंबशन एफिशिएंसी इज डायरेक्टेड टुवर्ड अनबर्न्ड कार्बन इन द एश और इनकम्प्लीटली बर्न्ड गैसेज, जो राख में रह जाता है या अर्धजली गैसों में रह जाता है, विच फॉर्म CO इंस्टेड ऑफ CO2, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है जबकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड बनानी चाहिए। तो हमारा चैलेंज क्या है कि हम इस कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलें। ठीक है, मतलब हमें कार्बन मोनो ऑक्साइड नहीं मिलनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड में उसे बदलना चाहिए, ताकि क्या है, वातावरण को प्रदूषण मुक्त किया जा सके। ये बात उसने बताई। ये स्टीचियोमेट्रिक कंसेप्ट था। अब चलते हैं कूलिंग टावर्स पे। नेक्स्ट टॉपिक इज कूलिंग टावर्स। कूलिंग टावर्स को हिंदी में कहते हैं शीत मीनार। शीत मीनार, हिंदी में इसे कहते हैं शीत मीनार। ये देखिए, अ कूलिंग टावर इज एन एनक्लोज टावर लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच एटमॉस्फेरिक एयर सर्कुलेट्स टू कूल लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वार्म वाटर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। वो कह रहा है कूलिंग टावर क्या है, एक बंद एनक्लोज टावर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े टावर्स जैसे होते हैं उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और नीचे से उनमें हम क्या है, हवा को पास करते, नीचे उसमें जगह होती है जिससे हवा पास की जाती है, इसलिए उसको कूलिंग टावर कहते हैं, क्योंकि वो टावर जैसा दिखाई देता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके स्ट्रक्चर से हम क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर, वायुमंडल की जो वायु है, हवा है, उसको हम लेते हैं, सर्कुलेट कराते हैं टू कूल, ठंडा करने के लिए, लार्ज क्वांटिटीज, बहुत बड़ी मात्रा में पानी जो कि क्या है, गर्म है, बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट, पानी और हवा का डायरेक्ट कांटेक्ट हम कराते हैं और उस पानी को क्या है, ठंडा करते हैं। यही इसका क्या है, मेन मोटिव है, यही इसका मेन काम है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इस तंत्र में पानी को ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर का उपयोग किया जाता है। इस सिस्टम में मतलब कूलिंग टावर्स का उपयोग काय के लिए किया जाता है, पानी को ठंडा करने के लिए किया जाता है। कूलिंग टावर्स, वो कह रहा है दूसरे पॉइंट्स में उसने बताया, कूलिंग टावर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्लांट के लिए। कूलिंग टावर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेनी प्लांट्स। कूलिंग टावर्स टू रिजेक्ट हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर से हीट अलग करते हैं। रिमूविंग लो ग्रेड हीट फ्रॉम कूलिंग वाटर, जो थोड़ी बहुत या थोड़ी क्षमता की हीट है उसको पानी से अलग करते हैं। और ये बता रहा है टू मेक अप वाटर सोर्सेज यूज, द प्रिंसिपल ऑफ कूलिंग टावर फिल इज टू पुट एन एज मच वाटर सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद एज मच एयर एज पॉसिबल फॉर द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम पॉसिबल। वो कह रहा है इसका प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत क्या है कि हम पानी के ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया को क्या है, एयर के कांटेक्ट में लाते हैं ज्यादा से ज्यादा समय के लिए, ताकि वो क्या है, पानी ज्यादा से ज्यादा ठंडा हो सके। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसकी फायदा या इसका महत्व क्या है।
बड़े जो प्लांट्स होते हैं, बड़े शक्ति संयंत्रों में जहां अधिक मात्रा में पानी ठंडा करने की आवश्यकता होती है, कूलिंग टावर्स का यूज या उपयोग किया जाता है। प्रत्येक प्लांट में नदी समुद्र के पास स्थापित करना संभव नहीं होता, ये बात वो कह रहा है। एवरी प्लांट इज नॉट पॉसिबल टू बी प्लेस नियर अ वाटर सोर्स, ये लिखा हुआ है। हर एक प्लांट को आप वाटर सोर्स के पास प्लेस नहीं कर सकते, तो इसलिए वो कह रहा है कि क्या है, स्थापित करना संभव नहीं होता। इसलिए क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या है, उनको तो लोड के पास स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे उसका लोड सेंटर है या जहाँ पे प्लांट है वहां पे उसको स्टैब्लिश किया जाता है प्लांट्स को। अब जब पानी ठंडा करना है तो उसके लिए क्या है, कूलिंग टावर्स का यूज किया जाएगा। इन कूलिंग टावर्स के द्वारा ही पानी को ठंडा किया जाता है, और शीत मीनार से ही शीत जल के तापमान का नियंत्रण भी किया जा सकता है। वो कह रहा है हम इससे टेम्परेचर को मेंटेन भी कर सकते हैं कूलिंग टावर के अंदर। शीत मीनार में पानी ठंडा करने का सिद्धांत फुहार तालाब के समान ही है। मैंने आपको बताया था फुहार तालाब मतलब वही, पानी को क्या है, हम उसके अक्रॉस लेके आते हैं एयर को और वाटर को ज्यादा से ज्यादा समय के लिए। अब उसका कंस्ट्रक्शन बता रहा है वो। कूलिंग टावर एक सेमी क्लोज्ड सिस्टम होता है जिसमें पानी को ठंडा करने के लिए इवेपोरेटिंग कूलिंग का प्रिंसिपल यूज किया जाता है। देखिए ये लिखा है, इसमें क्या है, पानी को ठंडा करने के लिए इवेपोरेटिव कूलिंग का प्रिंसिपल यूज किया जाता है। कूलिंग टावर्स की कंस्ट्रक्शन आयरन की, कंक्रीट की या लकड़ी की हो सकती है। उसने बताया कि कूलिंग टावर्स जो हैं वो किसी भी तरीके के बने हो सकते हैं, आयरन के, कंक्रीट के या वुड के। और ये इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जल का समान वितरण संभव हो सके, मतलब वो ये वाटर को हम डिस्ट्रीब्यूट करें इक्वली। ये बात इसमें ध्यान दी जाती है, सुनिश्चित की जाती है। अब उसकी वर्किंग बताता हूँ आपको। प्लांट के अंदर स्टीम को संघनित करके जो पानी गर्म होकर बाहर निकलता है उसे मीनार के ऊपरी भाग से अंदर प्रविष्ट कराया जाता है। यह पानी फुहार या पतली धार के रूप में नीचे गिरता है। पानी को ठंडा करने के लिए मीनार में वायु का प्रवाह या तो पानी की धारा के विपरीत दिशा में किया जाता है अथवा लंब रूप, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है लंब रूप मतलब 90 डिग्री एंगल में परपेंडिकुलर लंब रूप किया जाता है। मीनार में पानी का प्रभाव शीतलन या ठंडक करने के पश्चात वायु बाहर निकलकर वायुमंडल में चली जाती है। मीनार के तल तक आने के पश्चात पानी ठंडा हो जाता है तथा इसे एक रिजर्वॉयर या जलाशय में एकत्र कर लिया जाता है। बाहर जाती हुई वायु के साथ जल कणों को बाहर जाने से रोकने के लिए ड्राफ्ट एलिमिनेटर्स, देखिए लिखा हुआ है ड्राफ्ट एलिमिनेटर्स आर डिजाइन। ड्राफ्ट एलिमिनेटर्स क्या है, बनाए जाते हैं, लिखा हुआ है ड्राफ्ट एलिमिनेटर्स आर डिजाइन टू कैप्चर लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स कॉट इन द कूलिंग टावर एयर स्ट्रीम। जब एयर बाहर जाती है कूलिंग टावर में से तो वो अपने साथ पानी को ना ले जाए, इसलिए क्या है, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स का प्रबंध भी आवश्यक होता है या किया जाता है। तो क्या है, इस तरीके से टावर टाइप कूलिंग टावर्स जो है या टावर टाइप कूलिंग टावर्स जो है वो काम करते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको यहाँ पे बताई। अब चलते हैं, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन कूलिंग टावर्स। टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन कूलिंग टावर्स, कहने का मतलब क्या है, कूलिंग टावर में ऊर्जा की बचत के सुझाव। मतलब वो बता रहा है कि हम किस तरीके से एनर्जी सेविंग करेंगे या एनर्जी कंजर्व करेंगे कूलिंग टावर्स में। Check overall cooling and listen for any uncommon noises in the system to establish a baseline of possible issues. वो कह रहा है, कहने मतलब इसमें जो बात बताई अनकॉमन नॉइजेस, वो कह रहा है कि हमें सिस्टम के अंदर कूलिंग टावर के अंदर किसी भी असामान्य आवाज को सुनने का प्रयास करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, हमें
बेस लाइन बनानी चाहिए पॉसिबल इश्यूज की कि सब कुछ इस तरीके से चलेगा, और अगर कोई अलग तरीके की आवाज या कुछ कुछ ऐसा हमें महसूस होता है तो हमें क्या है, आधार रेखा स्थापित करके करने के लिए सिस्टम में किसी भी असामान्य आवाज को सुनना चाहिए, उसके अंदर कोई अनकॉमन नॉइज नहीं आनी चाहिए। दूसरा उसमें बताया, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, बिफोर बिगिनिंग एनी हैंड्स ऑन वर्क बी श्योर टू फॉलो प्रॉपर लॉकआउट टैग आउट प्रोसीजर्स एंड डिस्कनेक्ट मोटर स्विचेस टू प्रोटेक्ट योर सेफ्टी एंड दैट ऑफ द अदर पर्सनल। वो कह रहा है हाथ से काम शुरू करने से पहले अपनी सुरक्षा तथा अन्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए उचित नियमों का पालन करें तथा मोटर को बंद कर दें। ठीक है, मोटर को बंद कर दें। डिस्कनेक्ट मोटर स्विचेस, देखिए लिखा हुआ है डिस्कनेक्ट मोटर स्विचेस, हमें सारी मोटर के स्विचेस को क्या है, बंद कर देना चाहिए, सेफ्टी के लिए, अपनी और दूसरों की भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। थर्ड पॉइंट देखते हैं, वो कह रहा है टू कीप द सिस्टम फ्री ऑफ पोटेंशियली प्रॉब्लमैटिक मटेरियल्स इंस्पेक्ट एंड क्लीन डेब्रिस फ्रॉम स्ट्रेनर्स। वो कह रहा है सिस्टम को संभावित दोषग्रस्त सामग्री से मुक्त रखने के लिए, मतलब जिसके अंदर क्या है, प्रॉब्लमेटिक मटेरियल है, जिससे कोई दोष या कोई दिक्कत हो सकती है, तो रखने के लिए छन्नी से मलबे को साफ करें। इंस्पेक्ट द क्लीन डेब्रिस फ्रॉम स्टेनर्स, स्टेनर मतलब छलनी, छलनी से उसका जो मलबा है जो नीचे आ रहा है उसको क्या है, देखें और उसको साफ करना चाहिए। फोर्थ वाला पॉइंट, टू अवॉइड अ बिल्डअप ऑफ स्केल एंड इंक्रीज कैपेसिटी इंस्पेक्ट द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड चेक फॉर ड्राई एरियाज ओवर द fill coil section. If the surface is not fully wetted, check the nozzles for cracks and clogs. अच्छा, देखते हैं। वो कह रहा है अधिक क्षमता बढ़ाने से बचने के लिए जल वितरण प्रणाली का निरीक्षण करें। इंस्पेक्ट द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, देखिए लिखा हुआ है इंस्पेक्ट द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जल वितरण प्रणाली का निरीक्षण करें तथा भरने वाले हिस्से में सूखे भाग की जांच करें। लिखा हुआ है एंड चेक फॉर ड्राई एरियाज ओवर द फिल कॉइल सेक्शन, जो भरने वाला हिस्सा है वहां पे फिल कॉइल सेक्शन, सूखे भाग में फिल कॉइल सेक्शन सूखे भाग की जांच करें। यदि सतह पूरी तरह से गीली नहीं है, लिखा है इफ द सरफेस इज नॉट फुली वेटेड, यदि सतह पूरी तरह से गीली नहीं है तो दरारें तथा अवरोध के लिए नलिकाओं को चेक करें। लिखा हुआ है चेक द नोजल्स फॉर क्रैक्स, के उसके अंदर कोई दरारें या उसके अंदर कोई अवरोध या उसके अंदर कोई क्लॉग या कुछ फंसा या कुछ रुकावट तो नहीं है, उसको चेक करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, टू एंश्योर डिजायर्ड वाटर फिल्ट्रेशन एंड प्रिवेंट डर्ट फ्रॉम कलेक्टिंग इन द सिस्टम, फ्लश डर्ट एंड डेब्रिस फ्रॉम द कोल्ड वाटर बेसिन थ्रू द टावर ड्रेन और सम्प स्टेनर। ये उसने बताया साफ जल प्राप्त करने तथा गंदगी को सिस्टम में इकट्ठा होने से बचाने के लिए टावर ड्रोन के माध्यम से ठंडे पानी के बेसिन से गंदगी तथा मलबे को हटाएं। ठीक है, ठंडे पानी के बेसिन से गंदगी तथा मलबे को हटाएं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, आगे वो बता रहा है बेसिन स्वीपर पाइपिंग इंस्टॉल्ड इन एडिशन टू फिल्ट्रेशन सिस्टम विल फंक्शन एज ऑटोमेटिक मेंटेनेंस। अच्छा, वो कह रहा है वो अपने आप चलेगी जहां पे ऑटोमेटिक मेंटेनेंस है। वो कह रहा है बेसिन स्वीपर पाइपिंग स्वचालित प्रणाली को भी साफ करने के लिए लगाएं। वो कह रहा है कि आप इसकी जगह ऑटोमेटिक मेंटेनेंस की स्वचालित प्रणाली भी, बेसिन स्वीपर सिस्टम जिसे कहते हैं, पाइपिंग जो है उसे भी क्या है, इंस्टॉल कर सकते हैं या लगा सकते हैं। 6 पॉइंट पे चलते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, to conserve water and reduce air and entrainment, be sure the makeup water supply is at the appropriate predetermined level। वो कह रहा है पानी के संरक्षण, हम यहाँ पे पानी के संरक्षण तथा हवा के प्रवेश को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि पानी का लेवल एक लेवल तक ही होना चाहिए। टू कंजर्व वाटर, सही बात है, इससे पानी का बचाव होगा। टू कंजर्व वाटर एंड रिड्यूस एयर एंट्रेनमेंट, हवा की प्रवेश या हवा के अंदर आने के लिए कह रहा है, इस बात को सुनिश्चित करें, इस बात को सुनिश्चित करें कि पानी का लेवल एक निश्चित लेवल पर ही होना चाहिए। 7 पॉइंट देखते हैं, टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड्स इन रिसर्कुलेटिंग वाटर
adjust the bleed rate according to your local water quality and evaporation rate regulations। अच्छा, बिल्कुल सही बात। वो कह रहा है पानी में ठोस पदार्थों को घुलने से बचाने के लिए, लिखा है ना, टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड्स इन रिसर्कुलेटिंग वाटर। पानी में ठोस पदार्थों को घुलने से बचाने के लिए स्थानीय जल गुणवत्ता तथा वाष्पीकरण दर नियम के अनुसार पानी के निकलने की दर को समायोजित करें, उसके हिसाब से रखें, जिस हिसाब से क्या है एवेपोरेशन रेट है और क्या है लोकल वाटर क्वालिटी है, जो हमारा पानी है स्थानीय जल की गुणवत्ता है, उसके हिसाब से ही क्या है उसका दर, पानी का निकलने की जो दर है ब्लीड रेट जो है उसको क्या है एडजस्ट करें। एट्थ वाला पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। टू एंश्योर optimal performance on a belt driven system, fix any tension problems with the belt। बेल्ट संचालित प्रणाली पर अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए बेल्ट पर पड़ने वाले तनाव को तुरंत दूर करें। सही बात। वो कह रहा है बेल्ट पे क्या है तनाव नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए, अगर आप क्या है सही परफॉर्मेंस चाहते हैं किसी बेल्ट ड्रिवन सिस्टम के अंदर। बेल्ट ड्रिवन सिस्टम मतलब जो मोटर जब बेल्ट से चल रही है तो बेल्ट के ऊपर क्या है टेंशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो क्या है रुकती है। अच्छा, टू एंश्योर रिलायबल सर्विस इन अ गियर ड्रिवन सिस्टम, routinely check for and maintain correct oil level, oil quality and shaft alignment per the manufacturer's recommendation। वो कह रहा है अगर कोई कैसी है गियर ड्रिवन सिस्टम है, गियर ड्रिवन सिस्टम मतलब गियर चलित प्रणाली के अनुसार, किसी गियर ड्रिवन सिस्टम के अंदर हमें मैन्युफैक्चरर के जो निर्माता है उसके अनुसार समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए, जो उसके मतलब रिकमेंडेशन है जो उसने बात बताई है उसके हिसाब से हमें समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए किसी भी गियर ड्रिवन सिस्टम का। और टेंथ पॉइंट देखते हैं, लास्ट पॉइंट, दैट इज द लास्ट पॉइंट। लुब्रिकेट फैंस shaft bearings every 3 months at a minimum। Consider installing automatic bearing greasers to eliminate monthly bearing maintenance। अच्छा, उसने बताया कम से कम हर 3 महीने में पंखे की शाफ्ट को लुब्रिकेट करें तथा मंथली रख रखाव से बचने के लिए, वो लिखा है हर बार आप अगर ऐसा नहीं करने चाहते, एलिमिनेट करना चाहते हैं मंथली बियरिंग मेंटेनेंस, तो ऑटोमेटिक बियरिंग गियर्स का क्या है बियर ग्रीजर्स का क्या है इस्तेमाल करना चाहिए। स्वचालित बियरिंग ग्रीजर लगाएं जिनमें अपने आप ऑटोमेटिक ग्रीसिंग क्या है होती रहती है, उसका यूज करें, ये बात उसने यहाँ पे बताई है। कीप इन माइंड मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसीज विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ सर्कुलेटिंग वाटर एंड एनवायरनमेंट इन विच द कूलिंग इक्विपमेंट रन्स। अच्छा, और हमें क्या है इन सारी मेंटेनेंस को हमें देखना चाहिए या वो निर्भर करेंगी उन कंडीशंस पे किस जहाँ पे हमारा क्या है कूलिंग इक्विपमेंट या हमारी शीत नलिका क्या है काम करती है। Among other things, it is also important to remember that storing critical parts in inventory is a good strategy for reducing unplanned downtime। Consult a local equipment supplier regarding additional उसने बताया। अच्छा, हमें कुछ जो जरूरी सामान है उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं उनका हमें भंडार करना चाहिए, उनको स्टोर करके रख लेना चाहिए ताकि क्या है डाउन टाइम ना हो, हमारा सिस्टम क्या है मतलब क्या है वेस्ट ना हो, मतलब या उसके लिए हमें क्या है बैकअप रखना चाहिए, ये बात उसने बताई। As with the other system plant, good maintenance habits will go a long way in preventing failure and extending life of your cooling equipment। वो कह रहा है अगर हम उसकी सही अच्छी मेंटेनेंस करेंगे, समय समय पर करेंगे, तो हमारा जो कूलिंग सिस्टम है कूलिंग इक्विपमेंट है वो क्या है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, एक्सटेंडिंग द लाइफ, और उसके में अंदर फेलियर्स भी क्या है नहीं होंगे। ओके क्लास, with this we move on to the next topic, that is efficient steam utilization। This is the last topic of the unit 6, energy efficient efficiency in thermal utilities। हम जो ये यूनिट 6 पढ़ रहे हैं इसका ये लास्ट टॉपिक है, एफिशिएंट स्टीम यूटिलाइजेशन। इसे देखते हैं क्या है ये। efficient steam utilization, selected energy efficiency practices for steam distributions
सिस्टम्स। अच्छा, वो कह रहा है कि भाप वितरण प्रणाली, ठीक है, आप क्या है स्टीम को क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन आप करना चाहते हैं, अगर उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो कह रहा है इसीलिए भाप वितरण प्रणाली के लिए चयनित ऊर्जा दक्षता अभ्यास, एफिशिएंट स्टीम यूटिलाइजेशन, ASME, validate energy intensity baselines and improvements with ASME स्टीम सिस्टम असेसमेंट स्टैंडर्ड। अच्छा, वो कह रहे हैं इस स्टैंडर्ड के हिसाब से ASME भाप प्रणाली मूल्यांकन मानकों के साथ ऊर्जा तीव्रता बेसलाइन और सुधार को मान्य करें। अच्छा, ऊर्जा तीव्रता बेसलाइन और सुधार को मान्य करें, ये बात उसने बताई। वो कह रहा है कि हम कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें ASME स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इन सब चीजों के अंदर काम करना चाहिए, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, मानकों के साथ ही ऊर्जा तीव्रता, वैलिडेट एनर्जी बेसलाइन और सुधार को मान्य करें, उन्हीं को मतलब फॉलो करें जो क्या है उसके स्टैंडर्ड के अंदर ASME स्टैंडर्ड के अंदर आते हैं। अपने सबसे बड़े भाप जाल, वायरलेस सेंसर तथा डेटा स्रोतों के साथ बेहतर लाभ को अवसरों का पता लगाएं। अच्छा, locate improved profit opportunities with data sources such as wireless sensors near your largest steam traps। ठीक है, जहां पे आपकी सबसे ज्यादा स्टीम है वहां पे वायरलेस सेंसर लगा के और अपने डेटा सोर्सेज से इस बात का पता लगाएं, उन अवसरों का पता लगाएं। अपने सबसे बड़े भाप जाल, वायरलेस सेंसर जैसे डेटा स्रोतों के साथ बेहतर लाभ के अवसरों का पता लगाएं कि कहाँ कहाँ पे हमें लाभ हो सकता है। इम्प्रूव प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज लोकेट, उसको क्या है ढूंढें कि कहाँ पे हमें लाभ हो सकता है। फिर थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, कॉन्फ़िगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स टू इंक्लूड एडिक्वेट condensate drainage in the startup and operating modes for flash steam recovery and for optimized condensate return to the boiler। स्टार्टअप में पर्याप्त कंडेंसेट ड्रेनेज और फ्लैश स्टीम रिकवरी के लिए ऑपरेटिंग मोड के लिए वितरण प्रणाली को संचारित करने के लिए संचारित करें। नेक्स्ट पॉइंट, लोकेट इंप्रूव्ड सेलेक्टेड एनर्जी एफिशिएंसी प्रैक्टिस फॉर वॉल्व्स। अब वो वॉल्व के लिए है, वॉल्व के लिए चयनित ऊर्जा दक्षता अभ्यास, चयनित ऊर्जा दक्षता अभ्यास। लोकेट इंप्रूव प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी डेटा सोर्स वायरलेस सेंसर नियर योर लार्जेस्ट वॉल्व, जहाँ पे आपका सबसे बड़ा वॉल्व है वहां पे इस बात को क्या है अपने सबसे बड़े वॉल्व के पास वायरलेस सेंसर और डेटा स्रोत के साथ लाभ के अवसरों में सुधार करें कि कहाँ पे मतलब उससे लाभ आपको हो सकता है। जहाँ पे आपका सबसे बड़ा वॉल्व लगा हुआ है वहां पे क्या है सेंसर लगाएं, डेटा सोर्स लगाएं, इन सब चीजों से पता लगाएं कैसे लाभ वहां पे लिया जा सकता है, किस तरीके से एफिशिएंसी और बढ़ाई जा सकती है। यूज बैक प्रेशर टर्बाइंस वेयर पॉसिबल टू अवॉइड एनर्जी लॉस एसोसिएटेड विद प्रेशर रिडक्शन थ्रू वॉल्व। जहां दबाव में कमी अगर आ रही है उसके साथ जुड़े नुकसान से बचने के लिए जहां तक संभव हो टरबाइन का उपयोग करना चाहिए। वो लिखा है यूज बैक प्रेशर टरबाइंस, हमें बैक प्रेशर टरबाइंस का इस्तेमाल करना चाहिए जहां पे क्या है प्रेशर में कमी आ रही है, तो उस प्रेशर की कमी को क्या है बचा जा सकता है। दबाव कम करने वाले वॉल्व्स को बदले दबाव वापस टर्बो जनरेटर का प्रयोग करें। रिप्लेस प्रेशर रिडक्शन वॉल्व विद बैक प्रेशर टर्बो जनरेटर्स। और क्या है हमें रिप्लेस बदलना चाहिए किसको, प्रेशर रिडक्शन वॉल्व को, किससे, बैक प्रेशर टर्बो जनरेटर्स से। तो इससे भी क्या है एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब क्या है सेलेक्टेड एनर्जी एफिशिएंसी प्रैक्टिस फॉर स्टीम ट्रैप्स, भाप जाल के लिए चयनित ऊर्जा दक्षता अभ्यास, भाप जाल के लिए, ठीक है, स्टीम ट्रैप्स जहाँ पे आप स्टीम को पकड़ते हैं या उसके अंदर, उसे भाप जाल कहते हैं। तो बता रहा है उसके लिए क्या है, वैलिडेट एनर्जी इंटेंसिटी इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज विद ASME स्टीम सिस्टम असेसमेंट स्टैंडर्ड। वो ये उसने बताया कि ASME भाप प्रणाली मूल्यांकन मानक के साथ ही ऊर्जा तीव्रता के सुधारों के अवसर को मान्य करता है।
मतलब एएसएमई स्टैंडर्ड्स को क्या है हमें फॉलो करना चाहिए, ये उसने बताया। इंप्रूव प्रॉफिट्स विद डेटा फ्रॉम वायरलेस सेंसर, वही है वायरलेस सेंसर स्टीम ट्रैप बाय कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग एंड अलार्मिंग फॉर लीकेज। वो कह रहा है हमें वायरलेस सेंसर लगाने चाहिए स्टीम ट्रैप्स के अंदर, यानी कि भाप भाप जाल के अंदर स्टीम सेंसर लगाने चाहिए, जिससे कि क्या है हम कंटिन्यूअसली लगातार मॉनिटर कर सकें और देख सकें अगर कोई लीकेज तो नहीं है, और अगर ऐसा कोई है तो हमें उसके लिए क्या है अलार्म मिल जाए। यू वांट चांसेस, यू वांट मोर फेवरेबल रिटर्न्स टू इन्वेस्टमेंट हैव बीन रिपोर्टेड इन द यू, आगे उसने बताया। वो कह रहा है कि और इसको अधिक संवेदनशील और ठीक तरीके से संचालित करने के लिए इंसुलेशन की मात्रा भी क्या है लगाई जा सकती है, इंसुलेशन की मात्रा भी की जा सकती है, ये बात उसने बताई है। फेवरेबल रिटर्न्स अगर आप चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। Okay, this is the last topic of this unit. With this, we have finished unit number 6. The name of the unit is Energy Efficiency in Thermal Utilities. इसके साथ ही ये वाला यूनिट जो था ये यहीं पे खत्म होता है क्लास। That's all for this lecture. We will meet in the next class. Okay. Thank you, class.